गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम थर्ड यूनिट की रिवीजन लेंगे, ठीक है। सो थर्ड यूनिट इज द, एक मिनट है, ओके। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सो आज के लेक्चर में हम रिवीजन लेंगे, ओके। यूनिट नंबर थर्ड की, यूनिट नंबर थर्ड का जो नाम है वो है लोडर एंड लिंकर, ओके। जस्ट अ मिनट है, ओके। सो ये लोडर एंड लिंकर में हमें क्या क्या देखा था फर्स्ट, मतलब पहले इसका सिलेबस अगेन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन था, लोडर स्कीम थी, ओके। ये टाइप्स थे, कंपाइल एंड गो लोडर, जनरल लोडर स्कीम, एब्सोल्यूट लोडर, सबरूटीन लिंकेज, ओके, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, एब्सोल्यूट लोडर, ये सब इसके टाइप्स थे, ओके। एंड देन डिजाइन ऑफ डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, ये एक हमने देखा था। देन सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम, स्टैटिक एंड डायनेमिक लिंकिंग, एंड एक क्लास लोडिंग का जावा एक स्टडी असाइनमेंट ली थी, राइट। So what is meant by loader? It loads the program in the main memory. Okay, so loader is a special program, take the input of object code from linker and load into main memory. और क्यों लोड मेमोरी में करता है ये प्रोग्राम? फॉर दी प्रिपेयर द कोड फॉर एग्जीक्यूशन, ओके। एंड लिंकर का काम क्या है कि जो भी फाइल से, ओके, जो हेडर फाइल आप डिक्लेयर करते, राइट, सो हेडर फाइल की जो भी लिंकिंग है वो लिंक करने का काम कौन करता है? लिंकर, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट फाइल? ऑब्जेक्ट फाइल मतलब जो ट्रांसलेटर में जो फाइल प्रोवाइड की है, ट्रांसलेटर का आउटपुट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट फाइल, ओके। और ऑब्जेक्ट कोड में क्या क्या हो सकता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, लाइब्रेरी फाइल, मशीन कोड, ये सब किसके अंदर होता है? ऑब्जेक्ट कोड में, ओके। और जावा का अगर कोड है तो उसको एक वाइट कोड बोलते हैं। सोर्स प्रोग्राम मतलब क्या? जैसे C++ का प्रोग्राम, ये हमारा क्या है? सोर्स प्रोग्राम है। और असेंबली लैंग्वेज अगर असेंबलर है तो असेंबलर को कौन सा इनपुट जाता है? सोर्स लैंग्वेज, असेंबली कोड, ओके। सो ये एक प्रोसेसिंग है। एक फाइल एग्जीक्यूट कैसी होती है? सोर्स फाइल रहती है, मतलब जैसे यहाँ पर असेंबलर है, असेंबलर को इनपुट ये असेंबली लैंग्वेज में जाएगा, ओके। सो ये यहाँ पर असेंबलर रहेगा। देन इसका आउटपुट ये क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट फाइल्स रहेंगे। और ये ऑब्जेक्ट फाइल्स मतलब ये प्रोग्राम, तो ये अब लिंकर के पास जाएगा, देन यहाँ पर लिंक होगी एंड देन एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगी एंड देन ये एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडर क्या करेगा? मेमोरी में लोड करेगा। तो ये जो भी प्रोसेस है ये लिंकर की, लोडर की, ये अब इस यूनिट में हम सीखा है ऑलरेडी। तो ये एक डायग्राम का वीडियो मैंने दिखाया था आपको, राइट। तो ये इस डायग्राम में भी पूरा कवर होता है कि एक सोर्स कोड है जो एक्चुअली सी कोड है, तो वो कंपाइलर के पास जाता है, देन कंपाइल होता है, कंपाइल से एक टारगेट असेंबली कोड जनरेट होता है, फिर वो असेंबलर के पास जाता है, देन असेंबलर जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड, देन ऑब्जेक्ट कोड के बाद लिंकर क्या करता है? जो भी फाइल से उसकी लिंकिंग करने का काम कौन करता है? लिंकर करता है। देन इट प्रोवाइड द .exe फाइल, एंड जो exe फाइल है वो लोड करने का काम कौन करेगा? लोडर, ओके। सो MS DOS, विंडोज, इसमें जो ऑब्जेक्ट फाइल जो क्रिएट होती है उसका एक्सटेंशन आता है .obj, एंड जो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है उसका एक्सटेंशन आता है .exe, ओके। एंड अगर यूनिक्स है, उबंटू है, तो उसमें जो भी आउटपुट फाइल्स क्रिएट, ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन आता है .o, एंड यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल में एक्सटेंशन नहीं होता यूनिक्स में, ओके। और जो मेन पार्ट है इसका, इस यूनिट में जो मेन पार्ट वो कौन सा? एक तो आपको फंक्शन से याद रखने, इस यूनिट मतलब सॉरी लोडर के कौन कौन से फोर्स फंक्शन है वो याद रखने, एंड इसके जो भी टाइप्स है वो याद रखने, ओके। सो देयर आर फोर फंक्शन प्रोवाइड बाय द लोडर। सो फर्स्ट इज द अलोकेशन, रीलोकेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग, ओके। सो अलोकेशन मतलब क्या? इट अलोकेट द स्पेस इन मेमोरी टू लोड द प्रोग्राम, ओके। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, allocate the space for program in memory by the calculating the size of a program। so इस एक्टिविटी को बोलते हैं allocation। जिसको ये फंक्शन समझ में आए उसको ये पूरा यूनिट समझ में आएगा। देन रीलोकेशन मतलब क्या? यहाँ पर कुछ सर्टन इंस्ट्रक्शन की वजह से प्रोग्राम को अगेन रीलोकेट करना पड़ता है। रीलोकेट करना मतलब क्या? अगर फर्स्ट प्रोग्राम 100 ये लोकेशन पर सेव है तो रीलोकेशन में क्या हो सकता है? उसकी जो भी लोकेशन वो चेंज हो सकता है, मतलब 100 की जगह पर वो 200 या 250 पर वो हम क्या मतलब वहां पर क्या हो सकता है? स्विच हो सकता है ड्यू टू सम इंस्ट्रक्शंस, ओके। जैसे कि कोई डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है या
सपोज प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हुए तो इसकी वजह से रीलोकेशन ये ऑकर होता है। ओके, so that it can be loaded at a different addresses from location originally specified। जो ओरिजिनल स्पेसिफाइड है उससे अलावा कुछ अदर लोकेशन में वहां पर क्या हो सकता है, स्टोर होता है प्रोग्राम। सो ये जो भी प्रोसेस इसको बोलते हैं रीलोकेशन। ओके, सो रीलोकेशन के लिए एक एग्जांपल भी दिया था कि यहाँ पर पहले एक ये प्रोग्राम एंड F1 ये फंक्शन यहाँ पर शो किया था, लेकिन यहाँ से पता चला बाद में कि यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही थी, राइट। सो फिर इसको क्या किया, आगे रीलोकेट किया। सो दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलोकेशन। ओके, सो 100 एंड 250 इसका एड्रेस था, लेकिन रीलोकेशन ने क्या किया, उसको 0 to 150 किया एंड डायरेक्टली ये 100 to 100, मतलब यहाँ पर 100 का डिफरेंस था। सो यहाँ से डायरेक्टली किया। तो ये क्यों रीलोकेशन कब किया, इस केस में जहाँ पर यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही थी। ओके, सो ये टाइप के केस में क्या होता है, रीलोकेशन पॉसिबल है। सो थर्ड जो फंक्शन है वो है लिंकिंग है। सो लिंकिंग में क्या होता है, इट लिंक्स दी 2 or more ऑब्जेक्ट्स कोड। ओके, मतलब और यहाँ पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर प्रिंटफ स्कैनफ है तो वहां पर हेडर फाइल क्या है, include.h, ये हेडर फाइल है। तो वहां से पता, सॉरी stdio.h, तो इस हेडर फाइल से क्या पता चल जाता है कि अगर प्रिंटफ स्कैनफ है तो उसकी लिंकिंग कहाँ पर होगी, लिंकर मॉडल में होगी। ओके, लिंकर फंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, लिंकिंग का। देन यहाँ पर प्रिंटफ स्कैनफ का ही दिया है प्रोग्राम। ओके, एंड लोडर क्या करेगा, देन असेंबलर का जो कोड आया, तो फिर लोडर ने ये 4 फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, अलोकेशन, रिलोकेशन, लिंकिंग एंड अब लोडर भी क्या करेगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आए या जो प्रोग्राम ऐसा है जो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन है .exe फाइल है, वो मेमोरी में क्या होगा, स्टोर होगा। अभी तक जिसको भी जो समझ में आया होगा, तो अभी बाकी जो आगे है वो सिर्फ टाइप्स है, और हर टाइप्स में क्या है, थोड़ी थोड़ी सी स्कीम वो अलग है लोडर की। ओके, so loader is nothing but the utility program which takes the object code as an input, prepare it for execution. Okay, so ये loader की एक definition है। Then these are the various types of a loader which are based on the different functionality. Okay, so first है compile and go loader, second one is the general loader scheme, absolute loader, subroutine linkage, relocating loader and direct linking loader। प्लीज ये सब जो भी टाइप्स है वो याद रखो, फंक्शन एंड इसके टाइप्स याद ही होने चाहिए इस यूनिट में। ओके, सो लोडिंग स्कीम पहले कैसे होता है, लोड जो भी ऑब्जेक्ट मॉडल ए एंड 2 ये एज ए इनपुट जाता है लोडर को, और लोडर क्या करता है, ए एंड बी को क्या करता है, मेमोरी में लोड करता है। ओके, सो कंपाइल एंड गो लोडर में क्या होता है, कंपाइल एंड गो लोडर में इट टेक्स द सोर्स कोड एज ए इनपुट, एंड कंपाइल एंड गो लोडर में यहाँ पर एक असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर लिया है। दो ट्रांसलेटर यहाँ पर, एक तो कंपाइलर भी एज अ ट्रांसलेटर वर्क करता है, असेंबलर भी ट्रांसलेटर वर्क करता है। तो ट्रांसलेटर मतलब क्या, एक लैंग्वेज का प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू द अनदर लैंग्वेज, सो इट इज कॉल्ड द ट्रांसलेटर। सो यहाँ पर 2 टाइप्स के ट्रांसलेटर हमने अभी तक यूज किए, एक तो असेंबलर या कंपाइलर। ओके, तो यहाँ पर सोर्स कोड एज ए इनपुट यहाँ पर जब भी जाएगा तो कंपाइल एंड गो ट्रांसलेटर ये क्या काम करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट कोड है, जो exe फाइल है वो मेमोरी में लोड करेगा, एंड उसी के साथ असेंबलर को भी क्या करेगा, मेमोरी में लोड करेगा। ओके, ये किसका वर्किंग है, ये किसकी फंक्शनलिटी है, कंपाइल एंड गो लोडर की। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है इस केस में, कि असेंबलर अननेसेसरी, मतलब कुछ प्रोग्राम चेंज भी नहीं होता, लेकिन अगर हम मतलब आप देखो रन करते रहते हमेशा इनपुट चेक करने के लिए, तो हर टाइम क्या होगा, वो असेंबलर के पास जाएगा, मतलब टाइम भी ज्यादा जाएगा, एंड अगेन यहाँ पर मेमोरी भी वेस्ट हो रही है, अननेसेसरी असेंबलर प्लेस है। अगर कुछ चेंज होता है तो असेंबलर के पास जाएगा, इट्स ओके, लेकिन कुछ चेंज भी नहीं तो भी असेंबलर के पास जाएगा, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। एंड अगेन क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम है, मेमोरी का। ओके, तो यहाँ पर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं। जनरल लोडर स्कीम में क्या है कि यहाँ पर क्या था, एक ही टाइप का ट्रांसलेटर है। ओके, एक ही असेंबलर का मतलब यहाँ पर सिर्फ असेंबलर ही वर्क होता है, लेकिन इस वे में क्या होगा, जनरल लोडर स्कीम में यहाँ पर एक अलग ट्रांसलेटर बने, यहाँ पर ट्रांसलेटर 2 है, तो एट ए टाइम यहाँ पर 2-3 ट्रांसलेटर भी क्या होते हैं, वर्क होते। ओके, तो यहाँ जनरल लोडर स्कीम में क्या है, सोर्स प्रोग्राम, देन ट्रांसलेटर, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, देन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनपुट किसको जाएगा, लोडर को, फिर लोडर क्या करेगा, उसको मेमोरी में लोड करेगा। प्रीवियस कंपाइल एंड गो, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भी मेमोरी में क्या है, लोडर लोड मतलब जो भी लोडर है वो भी क्या है, मेमोरी में है, तो यहाँ पर भी, लेकिन लोडर एंड असेंबलर की अगर साइज कंपेयर करते तो लोडर की साइज क्या है, कम है, तो यहाँ पर कम साइज रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो प्रीवियस था और इसमें कंपाइल एंड गो एंड जनरल लोडर स्कीम में कौन सा बेटर है, दिस वन इज द बेटर। क्यों,
क्योंकि लोडर की साइज कम है तो यहाँ पर मेमोरी साइज कम लगेगी। एंड सेकंड एडवांटेज इज यहाँ पर ट्रांसलेटर एक ही नहीं है, मोर देन वन ट्रांसलेटर यहाँ पर यूज है। तो यहाँ पर असेंबलर वर्क होगा, यहाँ पर कंपाइलर वर्क होगा, अगेन असेंबलर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेटर यहाँ पर वर्किंग पॉसिबल है। ओके, देन एब्सोल्यूट लोडर में क्या होता है, एब्सोल्यूट लोडर में पर्टिकुलर असेंबलर प्रोवाइड करता है कि स्टार्टिंग एड्रेस की कहाँ पर लोड होगा, और लोडर क्या करता है उसी एड्रेस पर क्या करता है मेमोरी को लोड करता है, इसलिए उसको बोलता है एब्सोल्यूट लोडर। ओके, सो इसके डिसएडवांटेज हमने देखा था कि डिसएडवांटेज क्या था कि अगर कुछ भी प्रोग्राम में अगर चेंज भी होता है, ये देखो मैं आपको सिर्फ एक बार याद करवाती वो एग्जांपल, प्रॉब्लम देखा था हम, प्रॉब्लम इन एब्सोल्यूट लोडर। तो मैंने SQRT ये प्रोग्राम दिया था जहां पर क्या हुआ था कि इसकी साइज ये थी, लेकिन SQRT इसकी साइज थोड़ी भी बड़ी, तो क्या हुआ अगेन, मतलब ये देखो यहाँ पर मेन की साइज बढ़ गई तो 500 हुआ। तो इसका मतलब क्या, ये उसके अंदर क्या हुआ ओवरलैप हुआ, मतलब उस यहाँ पर रीलोकेशन करना पड़ा वो एड्रेस का। तो जो एब्सोल्यूट लोडर था, एब्सोल्यूट मतलब क्या उसी लोकेशन प्लेस करना, ये पॉसिबल है कि इस केस में नहीं, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है एब्सोल्यूट लोडर। ये इसका क्या था एल्गोरिदम था। तो हेडर रिकॉर्ड है, हेडर रिकॉर्ड में क्या क्या रहता है, प्रोग्राम की लेंथ रहती है, स्टार्टिंग एड्रेस रहता है। Then verify the program name and length, read the first text record, and while the record type is the E, मतलब जब तक एंड नहीं होता तब तक क्या करना है वो कंटिन्यू करना है। सो इफ ऑब्जेक्ट कोड इज अ कैरेक्टर फॉर्म कन्वर्ट इनटू इंटरनल प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट कोड में कैरेक्टर है तो इंटरनल मतलब लोडर में क्या करेगा उसको कन्वर्ट करेगा। एंड क्या होगा जब भी कुछ नंबर है तो उसको क्या करना है उस लोकेशन पर क्या करना है लोड करना है। ये एब्सोल्यूट लोडर के एल्गोरिदम में दिया है। रीलोकेटिंग लोडर मतलब क्या कि जहां पर क्या है रीलोकेट, मतलब ये देखो यहाँ पर रीलोकेशन करना ही पड़ा था। इसका एब्सोल्यूट लोडर का डिसएडवांटेज ओवरकम किस में हो रहा है, रीलोकेटिंग में हो रहा है। ओके, सो व्हेन सिंगल सबरूटीन इज अ चेंज, एक भी सबरूटीन चेंज होते हैं सबके क्या सबको रीअसेंबल करना पड़ता है। तो ये अवॉइड करने के लिए क्या है, टास्क ऑफ लोकेशन एंड लिंकिंग मस्ट बी कैरिड आउट वंस अगेन। सो यहाँ पर क्या होगा रीलोकेटिंग लोडर से क्या होगा, टास्क ऑफ लोकेशन एंड लिंकिंग क्या होगा एक ही टाइम वो डन होगा। एंड यहाँ पर हर टाइम रिलोकेशन ये भी क्या होगा अवॉइड होगा। टू अवॉइड द रीवर्क ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ लोडर इज इंट्रोड्यूस द रिलोकेशन, मतलब हर टाइम क्या उसको रिलोकेट करना है। सिर्फ एक ही चेंज होता है तो भी सबके भी एड्रेस चेंजेस हो सकते हैं, तो ये अवॉइड करने के लिए रिलोकेटिंग लोडर है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल वो है BSS लोडर। सो BSS का प्लीज लॉन्ग फॉर्म याद रखो, MCQ में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बाइनरी सिंबॉलिक सबरूटीन। ओके, ये एक लोडर है, ये किस टाइप का लोडर है, रिलोकेटिंग टाइप का लोडर है, जो किसमें यूज किया था IBM 7094 मशीन में किया था। ओके, और इसके अंदर क्या है मेनी प्रोसीजर सेगमेंट एंड वन कॉमन डेटा सेगमेंट। सो ये भी एक चीज याद रखो कि रिलोकेटिंग लोडर में क्या पॉसिबल है, मेनी प्रोसीजर सेगमेंट। सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसीजर सेगमेंट, जो भी फंक्शंस रहते हैं, ओके मतलब जो कोड है एक्चुअल जो कोड है इसको बोलते हैं प्रोसीजर सेगमेंट। एंड कॉमन कोड मतलब क्या, सॉरी डेटा सेगमेंट मतलब क्या जिसमें सिंबल की वेरिएबल की इंफॉर्मेशन स्टोर होती। ओके, देन सबरूटीन लिंकेज, सबरूटीन मतलब क्या जो फंक्शंस को यहाँ पर सबरूटीन बोलते हैं। ओके, जो सब टास्क प्रोवाइड होता है और उसकी जो लिंकिंग करने। ओके, सो लिंकिंग मतलब क्या हम जो कॉल करते हैं कॉल के बाद अगेन रिटर्न आते हैं तो उसको बोलते हैं सबरूटीन लिंकेज मेथड। ओके, सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कॉल करते हैं हम सबरूटीन को, देन सबरूटीन के पास कंट्रोल जाता है अगेन रिटर्न आता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है एग्जीक्यूट होती है। ओके, सो ये यहाँ पर क्या है सैंपल प्रोग्राम। तो पहले क्या था सबरूटीन लिंकेज, इसमें क्या होता है अभी मैं असेंबलर की बात करी, नॉर्मल हमारे प्रोग्राम में क्या आता है कंट्रोल जाता है एंड कंट्रोल रिटर्न आता है। तो सी में ऐसे कुछ इस टाइप के निमोनिक नहीं होते तो आपको उसका इतना कुछ नहीं लगता, लेकिन असेंबलर में क्या होता है असेंबली लैंग्वेज एंड निमोनिक यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसकी कोडिंग क्या लगती है अलग लगती है। सो एक मेन प्रोग्राम में मेन में एक सब रूटीन है एक्सटर्न सब रूट। सो एक्सटर्न का मीनिंग है कि ये सब रूटीन है। ओके, तो ये मतलब फंक्शंस है जो बाहर आउटसाइड दी जो भी प्रोग्राम उसके बाहर वो डिक्लेयर किया है, लिखा है, डिफाइन किया है। ओके, तो ये नॉर्मल लाइन एग्जीक्यूट हो गया एंड देन यहाँ पर क्या होगा सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो यहाँ पर L15A सब रूटीन। सो इसमें क्या होगा 15A इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। ओके, एंड देन यहाँ पर ए क्या कर रहा है उसको कॉल कर रहा है सब रूट स्टार्ट, देन ये एग्जीक्यूट होगा BR रजिस्टर। BR रजिस्टर मतलब
ब्रांच रजिस्टर, जिसमें क्या रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है, सॉरी रिटर्न जो एड्रेस है, कोई भी सब रूटीन कॉल होने के बाद जो एड्रेस है वो 14 में सेव रहेगा। एंड BALR क्या करेगा, जो भी सब रूटीन लिंक रिटर्न आए हैं तो वो उसको क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा कि हाँ 15 नाम का सब रूटीन था जो 14 से रिटर्न आया है। ओके, तो मतलब ये इस कॉलिंग के लिए कुछ एरर वगैरह नहीं आएगा। ओके, सो इस वे से मैनेज होता है सब रूटीन लिंकेज मेथड असेंबली लैंग्वेज में। ओके, सो डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, ब्रांच रजिस्टर, BR इज नथिंग बट द ब्रांच रजिस्टर, जहां पर 14 ये एड्रेस है, 14 क्योंकि फिर ये जंप करेगा ना 14 को, ये एरो ना थोड़े से स्विच हुए नहीं। ओके, 14 आप देख सकते हैं, स्टोर द एड्रेसेस रिटर्न बैक। ओके, एंड 15 क्या, ये बेस एड्रेस, यहाँ पर 15 ये लिंक के लिए यूज किया था ये, एंड जब ये रिटर्न आया तो यहाँ पर क्या है, बेस एड्रेस यूजर लिंकेज पर्पज, 15 को हमने लिंकेज पर्पज के लिए रीड किया था। ओके, और ब्रांच को इस इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए BALR ये निमोनिक यूज होता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सेम प्रोग्राम है अगेन। देन डायनेमिक लिंकिंग लोडर, ये अगेन रिलोकेटिंग टाइप का ही लोडर है। ओके, ये मोस्टली यही डायरेक्ट लिंकिंग लोडर यूज होता है, जिसमें क्या है, मल्टीपल प्रोसीजर सेगमेंट और मल्टीपल डेटा सेगमेंट। प्रीवियस जो रिलोकेटेबल लोडर देखा था तो उसमें ओनली वन डेटा सेगमेंट था, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल डेटा सेगमेंट एंड मल्टीपल प्रोसीजर सेगमेंट ये है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, असेंबलर कुछ इंफॉर्मेशन लोडर को प्रोवाइड करता है, तो कौन कौन सी, उसकी लेंथ, लिस्ट ऑफ सिंबल्स, इंफॉर्मेशन, एड्रेस जो कांस्टेंट है उसकी इंफॉर्मेशन क्या करता है, असेंबलर प्रोवाइड करता है लोडर को। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ टर्म्स है कि यूज टेबल, डेफिनेशन टेबल। यूज टेबल मतलब क्या, जिसमें जो सिंबल्स क्या है, नॉट डिफाइंड इन अ करंट सेगमेंट बट यूज इन अ करंट सेगमेंट। ओके, जो उस सेगमेंट में डिफाइंड नहीं है लेकिन उस सेगमेंट में क्या है, यूज हो रहे, उस टाइप के जो सिंबल्स है वो किसमें स्टोर रहेंगे, यूज टेबल में। एंड डेफिनेशन टेबल में क्या रहेगा, डिफाइन इन अ करंट सेगमेंट बट यूज इन अनदर सेगमेंट, सो इसको बोलते हैं डेफिनेशन टेबल। ओके, सो मैंने यहाँ पर बताया था कि ये इंफॉर्मेशन असेंबलर प्रोवाइड करता है लोडर में, तो ये फॉर्म में वो क्या करता है, लोडर प्रोवाइड करता है। ओके, सॉरी, असेंबलर लोडर को ये इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट है ESD, एक्सटर्नल सिंबल डिक्शनरी, देन टेक्स्ट, देन RLD एंड एंड ऑफ दिस। ओके, इसका एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था। ESD मतलब एक्सटर्नल सिंबल टेबल। इस सब कार्ड को क्या करो, याद रखो। ओके, किसी कार्ड में भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज बोलो। ओके, देन यहाँ पर डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, ये पास 1 पास 2 में वर्क होता है। ओके, सो पास 1 में सब एड्रेसेस, जो भी एक्सटर्नल सिंबल उसको एड्रेसेस असाइन होते हैं। ओके, जो जहां पर क्या यूज होता है, ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल। ओके, एंड पास 2 में क्या होता है, एक्चुअल लोडिंग, रिलोकेशन एंड लिंकिंग। ओके, तो ये डायग्राम है। अगर ऐसे कुछ आता है कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं डायरेक्ट लिंकिंग लोडर है, तो क्या आंसर रहेगा आपका, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। जैसे असेंबलर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, सिंबल टेबल, लीटर टेबल, पूल टेबल, एमओटी टेबल। मैक्रोन में क्या यूज होता है, MNT, MDT, ALA। ऐसे यहाँ पर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, राइट, ESD, TXT, RLD एंड एंड। इतना याद रखो, नहीं तो आप बोलोगे वहां पर ऑब्जेक्ट टेस्ट था, ये देखो ऑब्जेक्ट डेस्क, ऑब्जेक्ट कार्ड, कुछ डेटा स्ट्रक्चर, कौन से टेबल यूज होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ये 4 पे लिखना है आपको। ओके, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर में पास 1 में कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, कौन से टेबल्स यूज होते हैं, कौन से कार्ड्स यूज होते हैं, कौन से रिकॉर्ड्स यूज होते हैं, तो आपको वही लिखना है। ठीक है, देन पास 1 पास 2 के बारे में बताया, इसका एग्जांपल भी लिया था, मेरे पेपर पर भी है, यहाँ पर भी एग्जांपल है। ओके, आगे 2 एग्जांपल है यहाँ पर, अगर आपने बुक्स कोई ली होगी तो उसमें भी एग्जांपल रहेंगे, राइट। देन एक GST भी मैंने समझा था, अज्यूम करना है, उस हिसाब से क्या करना है, लोकेशन को क्या करना है, मैनेज करना है। ओके, ये देखो PG को 2 गिवन होता है, गिवन है तो कुछ इश्यू ही नहीं है, गिवन नहीं है तो यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं G2 को क्या है 268 एंड देन उस PG 160 था तो हमने माइनस किया क्योंकि ये इसका पहले वाला था, राइट।
नेक्स्ट वाला नहीं है। ओके, सपोज अगर ऐसा होता PG1 268 होता तो बाद में सब ऐड रहते हैं। ये डायरेक्टली मुझे बुक से रेडीमेड मिला था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसलिए मैंने भी इस वे से आपको समझाया था, राइट। देन है ओवरले स्ट्रक्चर। सो ओवरले स्ट्रक्चर क्या रहता है? ओवरले स्ट्रक्चर का यूज ऐसा है कि जो यहाँ पर क्या है, जो भी प्रोग्राम है हम क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम उसके सब प्रोग्राम्स मेमोरी में स्टोर करते हैं, और उसको अगर एज इट इज अगर सेव करते हैं तो उसको मेमोरी ज्यादा वेस्ट होती है, राइट। सपोज यहाँ पर कंसीडर किया है, तो ये एग्जांपल है, ए प्रोग्राम है, बी प्रोग्राम है, उसकी इतनी क्या है, मेमोरी है, तो उसको अगर इस वे से अगर स्टोर करते हो तो 100K लगेंगे। लेकिन उसको अगर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो मतलब एक कंसेप्ट है ओवरले स्ट्रक्चर, उसको अगर हम ये कंसेप्ट से अगर उसको मैनेज करते हैं, तो ये कंसेप्ट क्या है कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो भी प्रोग्राम है वो किसके ऊपर डिपेंड है। सो ये प्रोग्राम है, सब यहाँ पर गिवन है कि सब प्रोग्राम ए कॉल्स BDE, मतलब इस वजह से क्या करना है, उसको मैनेज करना है। देन सब प्रोग्राम बी कॉल C एंड E, तो इस वजह से अगर लिखते हैं, इसी टाइप से क्या करते हैं, अगर हम उसको क्या करते मेमोरी में स्टोर करते तो उससे कम मेमोरी लगती। जैसे यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 80, जैसे यहाँ पर ए को 20, देन यहाँ पर B एंड D, मतलब ये जो भी डायरेक्टली इसी वे से, जैसे पैरेलल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसी वे से क्या करना है, उसको असाइन करना है। ये पॉसिबल स्टोरेज असाइनमेंट है, इस प्रोसीजर के लिए इस वे से क्या हो सकता है, असाइन हो सकता है। इसमें माइट भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अगर अगेन डिपेंडेंसी आई, अगर इन बिटवीन अगर एक आधा अगेन कॉल आया तो अगेन इट विल बी चेंज। ओके, तो ये जो भी स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं रिलोकेशन, सॉरी ओवरले स्ट्रक्चर। और सेल्फ रिलोकेटिंग में ये 3 वेज है। यहाँ पर सेल्फ रिलोकेटिंग अगर मैं समझाती तो आपको उसकी लिंक नहीं लगती, तो सिर्फ तो कौन सा भी एक प्रोग्राम है तो ये 3 वे से रिलोकेट होता है, एक तो नॉन रिलोकेटेबल एंड सेल्फ। एक तो रिलोकेट होता ही नहीं है, देन रिलोकेटेबल लॉजिक से वो रिलोकेट होता है, एंड देन सेल्फ रिलोकेटर मतलब क्या, असेंबलरी क्या करता है, खुद देखता है कि कौन कौन सी एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से वो क्या करता है, रिलोकेट करता है। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इस यूनिट की लास्ट कंसेप्ट स्टैटिक एंड डायनेमिक लिंकिंग। तो स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम की जो लिंकिंग होती है उसको स्टैटिक लिंकिंग बोलते हैं, रन टाइम जो लिंकिंग होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक लिंकिंग। सो इसमें क्या होता है, ये फास्ट है, ये स्लो है, यहाँ पर इसका क्या लिया था, डिफरेंस दिया था, उसको कांस्टेंट लोड टाइम लगता है, इसको ये टेक्स लेस टाइम। ओके, एंड क्लास लोडिंग का ये लिया था, राइट। ओके, सो क्लास लोडिंग एक केस स्टडी है। ओके, ये जावा का था, इसलिए एक्चुअली मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिया था। तो क्यों ये केस स्टडी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लास यहाँ पर एक जावा का क्लास लोडर है। अभी आपको पता है जावा में बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है जावा क्लास लोडर। सो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ जावा रन टाइम एनवायरमेंट। सो यहाँ पर जावा रन टाइम एनवायरमेंट मतलब क्या, is an installation package that provides the environment to only run। इस टाइप का जो पैकेज है जो सिर्फ जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए यूज होता है, राइट। सो ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ जावा, JRE का ये पार्ट है that dynamically load the Java classes into the Java virtual machine। ओके, ये डायनामिकली क्या करता है, जावा क्लास को क्या करता है, लोड करता है। ओके, किसमें लोड करता है, जावा वर्चुअल मशीन में। ओके, तो अभी JVM कहाँ लोकेट होता है, JRE कहाँ लोकेट होता है, JDK तो यहाँ पर दिया है। ओके, JVM ये इन बिटवीन होता था। अगेन इसमें मैंने इसलिए स्टार्टिंग में उस दिन मैंने ये समझाया था कि जावा वर्चुअल मशीन क्या है, JDK एंड JRE को दोनों को क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है, जावा प्रोग्राम यू रन यूजिंग द JRE और JDK गोज इनटू द JVM, मतलब वो कौन सा JRE में है या JDK में, वहां पर मतलब रन होने के लिए वो उसको कहा जाना पड़ता है JVM। सो JVM इज नथिंग बट द वर्क एज ए इंटरप्रेटर। Okay, so what is meant by JDK? JDK is the Java development kit. It is the kit that provides the environment to develop the execution. इस टाइप का एनवायरमेंट है जहां पर हम प्रोग्राम जावा का प्रोग्राम मतलब डेवलप भी कर सकते हैं, देन एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ओके, सो जावा क्लासेस क्या होते हैं, ओके, सो
अब यहाँ पर आप बोलोगे ये कॉन्सेप्ट क्यों है केस स्टडी, आप यहाँ पर सिलेबस में इसे क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम ये लोडर एंड लिंकर का चैप्टर देख रहे थे। तो यहाँ पर अभी आपको भी रियल टाइम उसका वर्किंग समझ में आना चाहिए, इसलिए ये जावा क्लास क्या करता है, ये डायनेमिकली लोड होता है। तो ये कैसे लोड होता है, इसलिए यहाँ पर आपको ये दिया है, इस यूनिट में ये केस स्टडी दी है। जनरली हर यूनिट की केस स्टडी वो उस यूनिट पर डिपेंड है। ओके, अब जावा क्लासेस क्या होता है, जावा क्लासेस आर नॉट लोडेड इन मेमोरी ऑल एट वंस, ओके, बट व्हेन रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन। सो डायरेक्टली मतलब हर टाइम लोड होगी ऐसा नहीं, जब एप्लीकेशन का रिक्वायर्ड है तो ही लोड होगी। ओके, एट दिस पॉइंट जावा क्लास लोडर इज अ कॉल। सो जावा किसको कॉल करता है अगर क्लास को लोड करना है? अभी आपको भी पता है, जावा प्रोग्राम आप अगर लिखते हो तो आप क्लासेस ये वर्ड सुनते हो। ओके, जावा सपोज अगर मेरा प्रोग्राम है, मतलब मुझे प्रोग्राम भी लिखना है तो जनरली हम सीपीपी में मेन लिखते हैं, यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ता है, क्लास। ओके, पब्लिक क्लास एंड देन क्लास नेम। सो जो क्लास नेम है वही उसका क्या रहता है, प्रोग्राम नेम में रहता है। तो यहाँ पर हर चीज ये क्लास से स्टार्ट होती है। सो वो क्लास क्या है, वो एज इट इज लोड नहीं होता। वो लोड कब होगा, जब इसकी रिक्वायरमेंट कब है, जब आप उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो ही वो लोड होगा, ऐसे ऑटोमेटिकली लोड नहीं होगा। ओके, सो इसको लोड होने के लिए क्या यूज होता है, जेआरई किसको कॉल करता है, जावा का एक क्लास लोडर है उसको कॉल करता है। ओके, so class loader load the classes into memory dynamically. Okay, so depending on the type of a class and path, class loader loads the particular class is decided. To know the class loader, the loads the classes, get class loader method used. Okay, so क्लास लोडर के बारे में अगर इंफॉर्मेशन करनी है कि उसका पाथ क्या है, कौन सा क्लास है, तो कौन सी मेथड यूज होती है, गेट क्लास लोडर। ओके, अगर वो क्लास अवेलेबल नहीं है तो नो क्लास डेफिनेट फाउंड, ये एक्सेप्शन क्या होते हैं, ऑकर होते हैं। ओके, सो यहाँ पर जावा में क्लास लोडर में देयर आर 3 टाइप्स, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड सिस्टम क्लास लोडर। ओके, सो बूटस्ट्रैप अभी आपको इसमें ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये सब जितनी भी आगे अभी चीजें चली वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। सो बूटस्ट्रैप लोडर ये क्या है, इज अ मशीन कोड which kickstart the operation when the JVM call. Okay, ये जो भी बूटस्ट्रैप का जो क्लास लोडर में जब भी JVM कॉल होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और ये जावा का क्लास भी नहीं है। इट इज अ जॉब यूज टू लोड द फर्स्ट प्योर जावा क्लास लोडर, मतलब एक्चुअल जावा क्लास लोडर को लोड करने का काम कौन करता है, बूटस्ट्रैप लोडर। ओके, देन नेक्स्ट वन है एक्सटेंशन क्लास लोडर। सो एक्सटेंशन क्लास लोडर इज अ चाइल्ड ऑफ अ बूटस्ट्रैप लोडर, इट लोड्स द एक्सटेंशन ऑफ कोर जावा क्लासेस। जो कोर जावा क्लासेस है उसका ही मतलब उसको लोड करने का काम कौन करता है, ये एक्सटेंशन क्लास लोडर। एंड थर्ड वन है जो सिस्टम क्लास लोडर, ये क्या है, एप्लीकेशन क्लास लोडर इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम क्लास लोडर, इट लोड्स द एप्लीकेशन टाइप क्लासेस फाउंड इन एनवायरमेंट वेरिएबल। मतलब जो क्लास पाथ में जो पाथ मिलेगा उस क्लास को लोड करने का काम किसका रहता है, सिस्टम क्लास लोडर का। ओके, तो जो मैंने मेथड बताई थी वो सब मेथड से यहाँ पर है। फाइंड लोडेड क्लास, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो क्लास डॉट फॉर नेम, जिसमें क्लास का नाम इनिशियलाइजेशन करना है या नहीं करना है, एंड क्लास लोडर का लोडर, ये इसका ऑब्जेक्ट है एंड ये इसका क्या है, क्लास है, ये भी पास होगा। सो दिस मेथड यूज टू लोड द क्लासेस एज वेल एज इनिशियलाइज द क्लासेस। दिस मेथड आल्सो गिव्स द option to choose any other class loader. If the class loader parameter is null, the bootstrap class loader is used. So यहाँ पर अगर null है तो bootstrap loader क्या होता है, यहाँ पर कॉल होता है ऑटोमेटिकली। ओके, सो एक सिंपल ये क्लास का एक एग्जांपल लिया था मैंने, राइट। तो एक डेमो क्लास था, अब भी आपके सिस्टम पर ये प्रोग्राम करके देखो, कौन से भी नाम का ले लो। इस एग्जांपल में क्या प्रोवाइड किया है सिर्फ कि अगर मुझे देखना है कि कौन कौन मतलब क्लास को लोड होने के बाद क्या क्या मतलब इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस बीइंग लोडेड बाय जेवीएम। जेवीएम जब भी क्लास लोड करता है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जेवीएम को, तो वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इस कमांड से होती है, जावा डैश VERBOSE और 2 कोलन और क्लास का नाम देना है। ओके, सो इट इज यूजफुल व्हेन दे यूजिंग द क्लास लोडर फॉर लोडिंग द क्लास डायनामिकली। ओके, सो डायनामिकली जब भी क्लास लोड होता है तो जेवीएम क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ओके, सो वो इंफॉर्मेशन
मैंने किसका एग्जांपल भी आपको रन करके दिखाया था। ओके, आप खुद ये ट्राई करो, मैंने एक बार दिखाया है, तो आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, या सिंपल ये भी कमांड अगर रन करते हो तो ये पॉसिबल है। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ पर ये है, मैं पहले अटेंडेंस सेंड करती हूँ और लगे तो इसको रन करते हैं। तो आज के लेक्चर में थर्ड यूनिट की रिवीजन कंप्लीट है। सो इसी के साथ थर्ड यूनिट पर हमने एमसीक्यू की भी टेस्ट आपने दी है। ओके, एंड आपका रिवीजन भी कंप्लीट है। ओके, इसी के साथ आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट है। फॉर्म फॉर्म में करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर जो भी प्रोग्राम का नाम है, अभी यहाँ पर मेरे सी प्रोग्राम में लोड है इसीलिए, और मेरा जो प्रोग्राम है वो माय नाम का मैंने लिखा है, जावा माय डॉट जावा। ओके, जावा माय, ओके हाउ आर यू, ऐसा प्रोग्राम है। तभी मैं वो कमांड एक बार से रन करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये सब इंफॉर्मेशन है जिस पर क्लास पाथ है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या होते हैं यहाँ पर लोड होती है जब भी क्लास को एक बार लोड करना पड़ता है। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, यूनिट नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे इंटरेस्टिंग अभी अगेन, मतलब एक्चुअली एसपीओएस इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट है, लेकिन और अगेन इंटरेस्ट आने आएगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। ओके सो अभी आपके लिए एक टेस्ट, सो मुझे बोलना है ये सिंबल कौन कौन से हैं। नहीं ये नहीं, कहाँ गया। ओके इसके पहले बोलो कि कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बोलो तो। ओके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल दे दो एंड देन ट्राई करो कि व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज और लिनक्स, उबंटू, विंडोज, लिनक्स, देन मैक ओएस, मैक, ओके देन यूनिक्स, बैच ओएस, एंड्रॉइड, हाँ राइट। और इसके सिंबल्स बोलो तो, सिंबल्स याद है क्या, लिनक्स के लिए कौन सा सिंबल प्रोवाइड करता है, मतलब जिससे पता चल जाता है। जैसे विंडोज के लिए आपको पता है, ये देखो मेरा कर्सर है स्टार्ट के यहाँ पर, जैसे विंडोज का एक सिंबल रहता है, कर्सर दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर, ये देखो मेरा कर्सर यहाँ पर है, अभी मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ, तो ये किसका सिंबल है, किसका सिंबल है ये, विंडोज का, ओके लिनक्स का कैसे होता है सिंबल, पेगविन, परफेक्ट। उबंटू का, उबंटू का इसमें बोलो तो कौन कौन सा सिंबल क्या है, विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स। ओके और सिंबल्स यहाँ पर देखो, लिनक्स अगेन उबंटू के लिए इस टाइप का ऐसे सर्कल आता है, ये एंड्रॉइड का सिंबल तो आपको सबको पता है। ओके इसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पता है आपको, बैच ओएस, ओके कहाँ पर यूज एप्पल होती है, आईओएस, एप्पल आईओएस अलग,
तो मैक ओएस और एप्पल ओएस अलग है? यस मैम, एप्पल iOS है, मैक ओएस है। हाँ ओके, मैक ओएस ये सिस्टम के लिए यूज होती है, मतलब डेस्कटॉप है ना, iOS ये इसके लिए, मोबाइल के लिए ना। मोबाइल की। हाँ, और कौन सी यस। ऑपरेटिंग सिस्टम बताया आपने? और बैच कुछ तो बोल रहे थे ना? बैच ओएस। कहाँ पर यूज होती है? मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जहां तक पता है मुझे वो प्रीवियस थी, मतलब अभी वो यूज ऐसे देखा नहीं है मैंने। कहाँ पर यूज होती है, इसलिए आप मैंने पूछा एग्जांपल बोलो कि यहाँ कहाँ पर यूज होती है। जैसे इसका सबका एग्जांपल है हमारे पास, राइट, जो करंट वर्किंग में सबके पास इसमें से एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही। अभी मेरे पास तो दो है, अभी मैं विंडोज भी यूज करूँ, एंड्रॉइड भी यूज करूँ। ओके, अगेन लैब में उबंटू भी है, लिनक्स भी है, तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, और घर पर मैक ओएस है, सो सब ऑफलाइन, ऑपरेटिंग। ऑफलाइन है ऐसा? ऑफलाइन डिवाइसेस के लिए। ऑफलाइन डिवाइसेस के लिए बैच ओएस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे क्या आप? यस मैम। कलेक्ट कर सकते हैं आप ये बैच ओएस का ना, कुछ तो इमेजेस वगैरह अगर मिलती है उसके बारे में ना, हार्डली एक दो स्लाइड या बोलो सिर्फ आप, ठीक है, मतलब सबको पता चलेगा ना। ओके, जो आई थिंक सबने नहीं सुना होगा तो प्लीज बोलो कल। ओके देन ओके मैम। सब लोग कल क्या करो, ये जो भी ओएस है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर उसकी फंक्शनिंग कैसे होते हैं, तो कल उसके क्या क्या पढ़ के आना है आपको, फंक्शंस कौन कौन से हैं, इवोल्यूशन क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ है ओएस, इसके बारे में वीडियो देखो, कुछ तो पढ़ो, ठीक है, एंड फंक्शंस देखना है हमें। ओके, सो कल के लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब 4th यूनिट कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यही है, मतलब आगे के अभी जो 3 यूनिट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। ओके, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अभी लास्ट 1 मिनट है, और मुझे अभी याद आया कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था रिलेटेड टू LP1, यहाँ पर अभी ये प्रैक्टिकल, आज का लेक्चर कंप्लीट है। सो